देखिए कल जो है दंत के बारे में बातचीत चल रही थी। मानव के दांत जो है बहुबार दंती, बहुबार दंती यानी जीवन के अंदर 2 बार दांत आते हैं, एक दूध के दांत और दूसरे जो है परमानेंट टीथ। बहुबार दंती हैं। अब इसमें दूध के जो दांत हैं उनकी संख्या अपन ने 20 बताई थी कल आपको, और स्थायी जो दांत हैं उनकी संख्या 32 बताई थी आप। इसका जो फॉर्मूला दंत सूत्र था वो 21-20/21-20 और इसका जो दंत सूत्र था वो 21-23/21-23। यानी कहने का मतलब कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। वयस्क के अंदर मोलार्स की संख्या है जो 3 और 3 6 और 6 12। शिशु के अंदर जो है या क्षीरदंत जो है या दूध के दंत जो हैं उनके अंदर जो है मोलार्स की संख्या नहीं आती। वयस्क जो पुरुष है या स्त्री है, वयस्क मानव जो है उसके अंदर जो है मोलार्स आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोलार्स एक बार ही आते हैं। बाकी 3 प्रकार के दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं। एक प्रथम या मिल्क टीथ के रूप में, दूसरा जो है परमानेंट टीथ के रूप में। मोलार्स ऐसे दांत हैं जो जीवन में 1 बार आते हैं, इसलिए इसको एक बार दंती, एक बार दंती। सामान्यतया क्या लिखते हैं? बहुबार दंती लिखते हैं। लेकिन मनुष्य के जो दांत हैं उनमें से ऐसे कौन से दांत हैं जो एक बार दंती हैं? अगर ये बात आती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मोलार्स जो हैं जीवन में 1 बार ही आते हैं, 12 दांत। दूसरी बात, ये जो 12 टीथ हैं इनमें से 4 जो टीथ हैं, 4 ये पूर्ण वयस्क अवस्था में आते हैं। पूर्ण वयस्क अवस्था होती है उस समय जो है 4 आते हैं 12 में से, यानी 12 में से 8 पहले जाते हैं, 4 बाद में आते हैं। आते 1 बार ही हैं, 1 बार दंती हैं, लेकिन ये लेट आते हैं, इसलिए इनको अक्लडाड के नाम से कहा जाता है, यानी विजडम टीथ, अक्लडाड के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है दांत की बातचीत चल रही थी। अब दांत की संरचना यानी दंत संरचना, इसकी संरचना जो है किस प्रकार की होती है? सामान्यतया चारों प्रकार के जो दांत हैं इनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, आंतरिक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इंसिजर और कैनाइन्स जो हैं वो तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, अपने भोजन को कुतरने के लिए, काटने के लिए, चीर फाड़ करने के काम में आते हैं। और प्रीमोलार्स और मोलार्स जो है वो ऊपर से जो है ब्लंट होते हैं, फ्लैट होते हैं, रिजिड होते हैं, और वो भोजन की पिसाई करने के काम में आते हैं। इंसिजर और कैनाइन जो है सिंगल रूटेड होते हैं, इनके अंदर एक ही जड़ होती है। और प्रीमोलार्स और मोलार्स जो होते हैं इनके अंदर 3 से 4 जड़ होती है। ये इनके अंदर डिफरेंस है बाहरी, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इनका बिल्कुल एक समान है। तो देखिए पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, 3 शब्द लिखे थे, बहुबार दंती, और इसके साथ में जो है एक शब्द और लिखा था आपने, गर्तदंती। गर्तदंती का अर्थ यह है कि ये जो जबड़े की अस्थि है, अस्थि के अंदर जो है इस तरह की जो है एक खांच पाई जाती है,
इस तरह की एक खांच पाई जाती है। इस खांच के अंदर दंत फिट रहता है। यहाँ नीचे इसके अंदर एक छिद्र होता है। ये मसोड़ा होता है। इस जबड़े के अंदर जो है, जो इससे जुड़ा रहता है, इसको सीमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें एक रुधिर नलिकाओं की परत होती है, लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट यानी दंत कोशिकाएं। ये दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्रावन करती है और डेंटिन के ऊपर क्राउन होता है। तो देखिए इसमें ये जबड़ा, जबड़े के अंदर इसको पकड़ने वाली जो संरचना है सीमेंट। इसके बाद में ये एक परत है लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट यानी दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं। इन दंत कोशिकाओं से डेंटिन का निर्माण होता है। बहुत कठोर भाग होता है। इसका ऊपरी जो भाग है वो शिखर कहलाता है। तो दंत जो हैं इसके 3 भाग हैं। एक भाग मूल, रूट, दूसरा भाग गर्दन, नेक, तीसरा भाग शिखर यानी क्राउन। इसके ऊपर एक बहुत कठोर परत चढ़ी होती है, इनेमल। इनेमल दंत वल्क, दंत वल्क, इनेमल की परत जो है इसके अंतर्गत चढ़ी होती है। एक केंद्रीय गुहा होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं पल्प गुहा या गोर्द गुहा। पल्प के बेटी पल्प गुहा या दूसरा नाम है गोर्द गुहा। इसके अंदर जो पदार्थ भरा है उसका नाम है पल्प यानी
गोर्द, इस गोर्द के अंदर ये नीचे की तरफ जो है एक छिद्र है, पल्प पोर, यानी गोर्द गुहा छिद्र, गोर्द गुहा छिद्र। इस छिद्र में से रुधिर नलिकाएं, रुधिर केशिकाएं यही लिखो, प्रवेश करती हुई रुधिर केशिकाएं। और दूसरा एक और एरो लगा करके बताओ इसमें, तंत्रिका तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु, ये इस गोर्द गुहा छिद्र के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। रुधिर इसमें प्रवेश करता है, रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, पोषक पदार्थ सप्लाई होते हैं। रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ सप्लाई होते हैं। तंत्रिका तंतु जो है इसके अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है दर्द महसूस किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि दंत जो है इसके 3 भाग हैं। दंत के 3 भाग हैं। एक भाग मूल, यानी रूट, इसका मतलब है जबड़े की अस्थि के गर्त में फिट। जो भाग जबड़े की अस्थि के गर्त में स्थित है, ये जो भाग है मूल वाला, वो जबड़े की अस्थि जो है इसका गर्त है, यानी खांच जो है इसके अंदर स्थित है। इस भाग को कहते हैं अपन मूल। दूसरा आ गया गर्दन, जो मसूड़े के द्वारा घिरा हुआ है। देखिए ये ऊपर तक ये बनाया हुआ है ना, ये मसूड़ा है, मसूड़ा, ये मसूड़ा है। तो दूसरा भाग इसका गर्दन, जो भाग मसूड़े से घिरा हुआ है, जो भाग मसूड़े से घिरा है, वो क्या कहलाता है? गर्दन कहलाती है। और तीसरा जो भाग है वो है शिखर। शिखर, क्राउन, जो दांत बाहर दिखाई देता है वो क्राउन के नाम से जाना जाता है। जो भाग मसूड़े के बाहर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है?
क्राउन। तो दंत की संरचना का जब अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे बाहर की तरफ अपन देखते हैं तो एक भाग इसके अंदर फिट है हड्डी के अंदर, कुछ भाग इसका मसूड़ों के द्वारा ढका हुआ है और कुछ भाग जो है बाहर की तरफ है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 भागों के अंदर इसको अपन डिवाइड करते हैं। इसका कठोर जो भाग है दांत का, ये डेंटिन है, कठोर अस्थि जैसा, अस्थि जैसा भाग है वो क्या है, डेंटिन है। और डेंटिन का श्रावण जो है लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट यानी दंत कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें आगे आप ये लिखिए कि इसको उठा देते हैं इधर से, दंत का निर्माण, दंत का निर्माण अस्थि जैसे कठोर पदार्थ, अस्थि जैसे कठोर पदार्थ डेंटिन से होता है, डेंटिन से होता है, इससे होता है। दंत के केंद्रीय भाग के अंदर जो है गोर्द गुहा होती है, दंत के केंद्रीय भाग में दंत गुहा होती है। ये केंद्रीय भाग है, इसके अंदर क्या होती है, दंत गुहा होती है, जिसमें दंत कोशिकाएं, रुधिर नलिकाएं और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। दंत गुहा होती है जिसमें दंत कोशिकाएं, रुधिर केशिकाएं एवं तंत्रिका तंतु। तो दंत के केंद्रीय भाग के अंदर दंत गुहा होती है, ये जिसके अंदर दंत कोशिकाएं, ये चारों तरफ की परत, रुधिर केशिकाएं एवं तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। केंद्रीय गुहा में पाए जाने वाले पदार्थ को पल्प और या गोर्द पल्प के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर नीचे की तरफ एक छिद्र होता है, केंद्रीय गुहा में नीचे की तरफ छिद्र होता है एक, जिसको गोर्द गुहा छिद्र कहते हैं। यानी केंद्रीय गुहा में नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे गोर्द गुहा छिद्र, गोर्द गुहा छिद्र कहते हैं। इसमें से होकर, इसमें से होकर रुधिर केशिकाएं, इसमें से होकर रुधिर केशिकाएं एवं तंत्रिका तंतु प्रवेश
करते हैं। तो गोर्ध गुहा छिद्र हो गया, जिसमें से जो है तंत्रिका तंतु और रुधिर केशिकाएं जो है इसके अंतर्गत प्रवेश करती हैं, जो पोषण प्रदान करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। वृद्धावस्था में या गोर्ध गुहा छिद्र बंद होने की स्थिति में ये जो दंत कोशिकाएं हैं ये निष्क्रिय हो जाती है और दांत का विकास रुक जाता है। यानी दंत कोशिकाओं के द्वारा डेंटिन का यानी दांत का विकास होता है, लेकिन वृद्धावस्था में या ये छिद्र बंद होने की वजह से इसमें रुधिर का प्रवेश होना बंद हो जाता है, पोषण मिलना बंद हो जाता है और ये दंत कोशिकाएं जो है विभाजित होना बंद हो जाती है। जीवन पर्यंत जो है दंत कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और दांत की जितनी घिसाई होती है उतना दांत जो है लगातार सामान्यतया वृद्धि करता रहता है। लेकिन जब इनकी निष्क्रियता हो जाएगी, दंत कोशिकाओं की निष्क्रियता हो जाएगी, उस स्थिति के अंदर जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ या इसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए अपन ये लिख लो, वृद्धावस्था या दूसरा कारण ये हो सकता है गोर्ध गुहा छिद्र के बंद होने पर दंत कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है, तथा दांत का विकास अवरुद्ध हो जाता है। लाइफ पर्यंत दांत चलते रहते हैं, इनकी घिसाई होती रहती है, लेकिन ये छोटे क्यों नहीं होते? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, जिसको अपन जो है दंत कोशिकाएं कहते हैं, इनके अंदर लगातार विभाजन होता रहता है। इसकी वजह से डेंटिन बनता रहता है और दांत की जो है वृद्धि होती रहती है। लेकिन वृद्धावस्था आ जाए या फिर जो है गोर्ध गुहा छिद्र बंद हो जाए, जिसमें से रुधिर की सप्लाई इसके अंदर बंद हो जाए, इस कारण दंत कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाए, इनके अंदर विभाजन की क्रिया रुक जाए, डेंटिन का निर्माण नहीं होगा, अर्थात दांत का विकास नहीं होगा। ठीक है नहीं? इसके बाद में एक बात और कि शिखर जो है इसके ऊपर इनेमल परत चढ़ी होती है। शिखर पर एक इनेमल परत होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। इस प्रकार से दंत की संरचना अपन देखते हैं। मूल रूप से इसके तीन भाग अपन जान रहे हैं। एक मूल है जो अस्थि के गर्त में फिट है, दूसरा इसकी नेक के रूप में है, गर्दन जो मसोड़ों के द्वारा घिरा हुआ पार्ट है, और तीसरा जो है क्राउन है जो बाहर से दिखाई देता है, जिसके ऊपर इनेमल की परत जो है चढ़ी हुई होती है। इसके अंदर एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है, जिसको जो है गोर्ध गुहा या पल्प गुहा के नाम से जानते हैं। उसी के अंदर जो है लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है नहीं? इसके नीचे की तरफ एक छिद्र होता है जिसका नाम है पल्प पोर या गोर्ध गुहा छिद्र। इस पल्प पोर के माध्यम से ब्लड कैपिलरीज और नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिकाएँ छोटी छोटी वो इसके अंदर प्रवेश करती है।
ये इसकी जो है संरचना है। इसके साथ ही एक चीज़ इसमें और है कि जबड़े के अंदर जो दांत फिट है उसको सीमेंट के द्वारा मजबूती दी जाती है, ठीक है नहीं, यानी इसमें यही लिख दो जबड़े के भीतर, जबड़े की गर्त में स्थित दांत को सीमेंट नामक पदार्थ द्वारा मजबूती दी जाती है। यानी ये जो अस्थि और दांत इसके बीच के अंदर जो है एक पदार्थ होता है जिसको सीमेंट कहते हैं, वो इसको अच्छे से जो है मजबूती से इसको पकड़े रहता है। तो ये बात हुई दंत की संरचना। तो हम मुख गुहा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मुख गुहा के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो इसमें दांत की बात शुरू किए पढ़ने, दांत कंप्लीट होता है। इसके बाद में जिह्वा की बात आती है। तो जिह्वा क्या है? एक मांसल भाग है, मोटा, और पीछे से जो है हाइड अस्थि से जुड़ा हुआ है, आगे से स्वतंत्र है, यानी जिह्वा। टंग ये मांसल, मोटा एवं चपटा भाग है, आगे से स्वतंत्र, आगे से स्वतंत्र तथा पीछे से हाइड अस्थि से, हाइड से जुड़ा होता है। इसके ऊपर अनेक, इसके ऊपर अनेक स्वाद ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कणिकाएं स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, आदि का ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो एक मांसल मोटी जो है ये संरचना है, आगे से स्वतंत्र है, पीछे से जो है हाइड से जुड़ी हुई है, और इसके ऊपर अनेक जो है मणिकाकार ग्रंथियां या कणिकाएं पाई जाती है, जो स्वाद का ज्ञान करवाती है। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा भी है उसका ज्ञान जो है ये करवाती है। तो ये जीभ की बात हो गई। इसके बाद में मुख गुहा के बाद में, मुख गुहा का आप चित्र देखिए पीछे वाला, उसमें आपको नजर आएगा कि मुख गुहा का अंतिम सकरा भाग ग्रैसनी कहलाता है। ग्रैसनी, फेरिंग्स, यानी मुख गुहा का अंतिम
शक्रा भाग, शक्रा भाग, ग्रसनी, ग्रसनी कहलाता है, चित्र के अंदर दिखाया गया है। इस ग्रसनी में दो गिल तुंडिकाएं पाई जाती है। इसमें दो गिल तुंडिकाएं, टॉन्सिल पाए जाते हैं। आंतरिक नासाद्वार खुलते हैं, आंतरिक नासा छिद्र खुलते हैं। दोनों जो कर्ण हैं उनसे कंठ कर्ण नलिकाएं खुलती है। दोनों कर्णों की कंठ कर्ण नलिकाएं यानी यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है। तो 6 पॉइंट हो गए। दो तो इसके अंदर क्या है, टॉन्सिल। दो ही इसके अंदर क्या हो गए, आंतरिक नासा छिद्र। और दो ही इसके अंदर क्या होगी, कंठ कर्ण नलिकाएं, दोनों साइड के कानों की यूस्टेकियन ट्यूब, ये ग्रसनी के अंदर खुलती है। और ग्रसनी का अंतिम भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के अंतिम भाग में दो छिद्र होते हैं। नंबर 1, घाटी द्वार, घाटी द्वार यानी ग्लोटिस। यह श्वास नली में खुलता है। इसके ऊपर एक उपास्थीय ढक्कन पाया जाता है। इसके ऊपर एक उपास्थीय, अस्थीय नहीं, उपास्थीय। अस्थीय और उपास्थीय में फर्क है। तो ये उपास्थीय का बना होता है, श्वास नली में खुलता है ये घाटी द्वार। इस घाटी द्वार के ऊपर, इसके ऊपर का मतलब इस घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थीय एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस पाया जाता है। इसके ऊपर जो है एक एपिग्लोटिस नाम की संरचना पाई जाती है जो ठोस व द्रव कणों को प्रवेश नहीं करने देता है, जो श्वास नली में ठोस एवं द्रव पदार्थ के कणों को प्रवेश
नहीं करने देता है। तो ये इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। और दूसरा जो है निगल द्वार, दूसरा जो है क्या है, निगल द्वार, गलेट, GULLET, गलेट, निगल द्वार। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नाल में खुलती है। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नाल में खुलती है। ग्रास नाल में खुलती है। ये ग्रसनी से संबंधित बात हो गई। अब इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि आंतरिक नासा छिद्र भी खुलते हैं इसके अंदर, फूड भी जा रहा है, इसलिए ग्रसनी जो है भोजन और वायु दोनों का सहमार्ग है। ठीक है, इसको लास्ट में लिख लो। ग्रसनी भोजन एवं वायु का सह मार्ग है। तो ये ग्रसनी से संबंधित बात हो गई। मुख गुहिका, ग्रसनी, और अब आगे वाला जो बिंदु है वो है ग्रासनाल। ग्रसनी किस में खुल गई? ग्रासनाल में खुल गई। ग्रासनाल एक ट्यूब के समान संरचना है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रासनाल ईसोफेगस। ग्रसनी से गर्दन और वक्ष होती हुई डायाफ्राम को भेद कर आमाशय में खुलती है। ग्रासनाल। ग्रासनाल गर्दन एवं वक्ष में होकर तनुपट को भेदती हुई, तनुपट को भेदती हुई आमाशय में खुलती। तो गर्दन और वक्ष इन दोनों से होकर के डायाफ्राम जो अपने यहाँ है उसको भेदती हुई नीचे आमाशय के अंदर जाकर के ये खुल जाती है और कोई पाचन की क्रिया नहीं होती इसमें। कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार की पाचन की क्रिया इसके अंदर नहीं होती। अब इसमें एक बात दूसरी आ गई यहाँ, वो ये है कि अब हम थोड़ा सा उत्तिकी का सहारा लेंगे। उत्तिकी यानी
ये जो ग्रासनाल है, आमाशय के अंदर खुल गई, इसकी भित्ति का यहाँ से TS अगर लिया जाता है, ये देखने के लिए कि इसकी भित्ति कहाँ से बनी हुई है, तो हम ये पाते हैं कि ग्रास नाल की भित्ति 4 स्तरों की बनी होती है। यानी अब ये देख लीजिए, ग्रासनाल, आमाशय, आगे छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब की जो भित्ति है उसमें 4 स्तर मिलेंगे। छोटी आंत्र का चित्र बना के बताएंगे हम, लेकिन ये 4 स्तर हैं। वो कौन कौन से हैं? एक शिरोसा, दूसरा पेशीय स्तर। इस पेशीय स्तर के अंदर अनुदैर्ध्य पेशियाँ, वर्तुल पेशियाँ और तिर्यक पेशियाँ। तिर्यक पेशियाँ, पेशीय स्तर के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिर्यक पेशियाँ पाई जाती है। तो एक पेशीय स्तर बनता है। इसके बाद में तीसरा अधः श्लेष्मिका और चौथा है श्लेष्मिका, यानी सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 स्तर जो है इस भित्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें भी यही पाए जाते हैं, आगे वाली के अंदर भी यही पाए जाते हैं। तो ग्रासनाल की जो भित्ति है ये 4 स्तरों की बनी होती है। इसके बाद में जहाँ ग्रासनाल आमाशय से जुड़ती है वहाँ पर चित्र में देखिए आप, एक अवरोधनी है, कार्डिक स्फिंक्टर पाया जाता है। यहाँ पर ये जो है कार्डियक स्फिंक्टर यानी कार्डियक अवरोधनी, अर्थात अपन यूँ लिखें इसमें कि ग्रासनाल और आमाशय के जोड़ पर या संधि पर ग्रासनाल एवं आमाशय के संधि स्थल पर एक कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है। कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है, जो भोजन को विपरीत दिशा में नहीं जाने देती, जो भोजन को आमाशय से ग्रासनाल में नहीं जाने
देती है। तो ये ग्रासनाल की बात हो गई। अब बात आती है आमाशय की, उसके बाद में। आमाशय स्टोमक, आमाशय एक थैली जैसी रचना है। ये देखिए, ये आमाशय है, एक थैली जैसी रचना। इसके 3 भाग हैं, एक कार्डिक, बीच में फंडिक, पाइलोरिक। इसके इसके 3 भाग हैं, एक कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग जो 80% बनाता है, और तीसरा जो है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। ये इधर वाला जो है चित्र में मैंने लिख रखा है आपके यहाँ, ये जो है पाइलोरिक भाग है। पाइलोरिक भाग ग्रहणी से जुड़ता है। पाइलोरिक ग्रहणी से जुड़ता है, और ग्रहणी एवं पाइलोरिक भाग के मध्य एक छिद्र होता है जिसको पाइलोरस छिद्र कहते हैं। पाइलोरिक भाग ग्रहणी से जुड़ता है। यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे पाइरोलस छिद्र कहते हैं। यहाँ पर ये ग्रहणी, ये पाइलोरिक भाग, और यहाँ पर जो छिद्र होता है उसका नाम है पाइलोरस छिद्र। और एक वाल्व पाया जाता है यहाँ पर जिसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व, जो भोजन को आमाशय से ग्रहणी के अंदर जाने देता है, विपरीत दिशा में नहीं आने देता। ठीक है नहीं, यानी पाइलोरिक भाग व ग्रहणी के संधि स्थल पर एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। जो भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है।
तो देखिए 3 भाग हो गए, कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग, ठीक है नहीं। इसके बाद में आमाशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक जठरीय ग्रंथियां, जठरीय ग्रंथियां और दूसरी जठर निर्गमी ग्रंथियां, जठर निर्गमी ग्रंथियां। जठरीय ग्रंथियां फंडिक क्षेत्र में पाई जाती है, फंडिक क्षेत्र में। जठर निर्गमी जो ग्रंथियां हैं वो पाइलोरिक क्षेत्र में, पाइलोरिक क्षेत्र में। इससे जठर रस का स्रावन होता है। इससे श्लेष्मा का स्रावन होता है। श्लेष्मा का स्रावन होता है। कितनी प्रकार की ग्रंथियां? एक जठरीय ग्रंथियां जो फंडिक क्षेत्र में है, जठरस का स्रावन करती है। दूसरी जठर निर्गमी ग्रंथियां जो पाइलिक क्षेत्र में है और श्लेष्मा का स्रावन करती है। इन ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो ग्रंथियां हैं इनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन सेल्स, मुख्य कोशिकाएं पहली प्रकार की जो है उसमें मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं। ये पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। ये पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है। ये पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। ठीक है, पहली कोशि मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं जिनसे किसका स्रावन होता है? पेप्सिनोजन का। और दूसरी जो है अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक
सेल्स, ये HCl का स्रावन करती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार की पहले ग्रंथियाँ, जठरीय ग्रंथियाँ फंडिक क्षेत्र में जठरस का स्रावन करती है, जठर निर्गमी ग्रंथियाँ पाइलोरिक क्षेत्र में श्लेष्मा का स्रावन करती है। इनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जाइमोजन जो सेल्स हैं ये पेप्सिनोजन का जो है सीक्रेशन करती है, और ऑक्सिनटिक सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सीक्रेशन करती है। तो इस प्रकार से इसकी, अब इसके बाद में वो उत्तिकी की फिर बात आती है इसके अंदर। तो उत्तिकी में वही 4 स्तर हैं जो पहले दिखती है, यानी आमाशय की भित्ति का अगर काट लिया जाता है तो उसमें 4 स्तर है। आमाशय की भित्ति 4 परतों से बनी है, और वो 4 परत कौन कौन से हैं? शिरोसा, पेशीय स्तर, अधश्लेष्मिका, अधः श्लेष्मिका, और चौथा श्लेष्मिका। ये 4 स्तर हैं, इनसे जो है आमाशय की भित्ति का निर्माण होता है। तो एनाटोमी और हिस्टोलॉजी चल रही है, डाइजेशन कैसे होता है इसकी बात नहीं चल रही है अभी जो है आमाशय के अंदर जो है भोजन का पाचन कैसे होगा, या छोटी आंत्र के अंदर जो है भोजन का पाचन कैसे होगा, इसकी बात नहीं चल रही है। अभी जो बात चल रही है वो केवल जो है इसकी आकारिकी और इसकी उत्तिकी, ये बात चल रही है। तो ये आमाशय की बात हो गई। इसके बाद में छोटी आंत्र, आहार नाल का छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग जो है 3 मीटर होती है। इसके 3 भाग हैं। चित्र के अंदर देखिए आप, पहला ग्रहणी, ग्रहणी साफ लिखो, ग्रहणी, ड्यूओडेनम, दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र, जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा क्षुद्रांत्र, इलियम, ILEU, इलियम। 3 भाग हैं। लंबाई इसकी जो है करीब 3 मीटर है। ग्रहणी जो है जहाँ शुरू होती है पाइलोरिक पार्ट से, ये ईसोफेगस, ये आमाशय, यू आकार की रचना बना ली, ये ग्रहणी स्टार्ट हो गई,
यहाँ पर चित्र में देखिए आप, एक कॉमन बाइल डक्ट सहपित्त वाहिनी यहाँ खुलती है, एक पेनक्रियाज से अग्नाशय से पेनक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशय वाहिनी यहाँ खुलती है। इन दोनों के ऊपर एक ढक्कन है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी ओडाई या आरडी, ओडाई या आरडी, ये जहाँ खुलती है उस जगह पर एक ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है। तो आप इसमें लिख दीजिए कि गृहिणी में सहपित्त वाहिनी, सहपित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, गृहिणी में सहपित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी खुलती है जहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी ओडाई की अवरोधनी, ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है। अब छोटे आंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसकी उत्तिकी के संबंध में बातचीत करेंगे, जिससे आगे की बात समझ में आएगी। यानी टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब काफ़ी हो गया आज। टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी उत्तिकी और एनाटोमी दोनों साथ साथ चलेगी। अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो है बुलेटिन के अंदर इसको अपन लेंगे। थैंक यू।